नमस्कार दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं व्यवहार आयुर्वेद। ठीक है, तो जो NCISM का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अपन को इसमें सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ व्यवहार आयुर्वेदा, डेफिनेशन ऑफ विधिवेदक, कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ व्यवहार आयुर्वेदा और कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ विधिवेदक। ठीक है, तो ये चार टॉपिक सबसे पहले अपन कवर कर लेंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्यवहार आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, व्यवहार और एक आयुर्वेद। ठीक है, इन दोनों का अर्थ अपन को सेपरेटली पता होना चाहिए। व्यवहार का अर्थ क्या होता है, आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली अपन क्या देखने वाले हैं, व्यवहार में आयुर्वेद का योगदान। मतलब कि जो अपन आचरण करते हैं, चाल चलन करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, रीति रिवाज जिसको बोल सकते हैं अपन, या फिर जो बर्ताव करते हैं, जो अपना एटीट्यूड होता है बोल सकते हैं, उसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है, उसे ही अपन व्यवहार आयुर्वेद कहते हैं। अतः इसे व्यवहार आयुर्वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, व्यवहार का मतलब क्या मैंने आपको बता दिया, आचरण, चाल चलन, व्यवहार, रीति रिवाज, जांच पड़ताल, ये सब व्यवहार है। ठीक है, यदि समाज में हित के विपरीत आचरण व्यवहार आदि किया जाता है तो न्याय एवं न्यायालय की आवश्यकता होती है ना। अगर अपन को समाज में एक डिग्निटी मेंटेन करना है, एक सुखी समाज की स्थापना करनी है, तो उसके लिए अपन को न्यायालय और न्यायालयों की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर कोई विपरीत आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो हितों के अगर विपरीत आचरण या व्यवहार कर रहा है तो वहाँ पर अपन को न्यायालय और न्यायालय की आवश्यकता होती है। इसके बाद में क्या है, व्यवहार। ठीक है, आचार्य शुक्राचार्य ने कहा क्या क्या है इसके बारे में, आचार्य चरक ने कहा क्या कहा है, ये सब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है शुक्राचार्य का मत, क्या बोलते हैं वो, जिसके द्वारा सत्य एवं असत्य विषयों पर भली प्रकार विचार करने से धर्म के अ, आस्था बनी रहती है ना। सत्य एवं असत्य पर विचार करना, और जिससे भली भांति धर्म पर जो लोग हैं उनकी आस्था बनी रहती है, उसको अपन व्यवहार कहेंगे। और कार्य की सिद्धि होने और कार्य की सिद्धि होती है इससे, उसे व्यवहार कहते हैं। ठीक है, बेसिकली आचार्य शुक्राचार्य ने क्या बताया, सत्य और असत्य का भली प्रकार से विचार करना, और जिसके कारण की कार्यों की सिद्धि भली प्रकार से हो पाए उसे अपन व्यवहार कहेंगे। तात्पर्य यह है कि धर्म में आस्था से ही समाज में नैतिकता बनी रहती है और समाज अपराध आदि से मुक्त रहता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं अपन फॉरेंसिक मेडिसिन में। फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, थोड़ा मॉडर्न वाला पार्ट भी देख लेते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन डील विद प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल नॉलेज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय correlating such a knowledge and applying इन दी कोर्ट ऑफ लॉ और पर्पस ऑफ लॉ, है ना। तो फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, बेसिकली ये जो नॉलेज है, जो अपना जो मेडिकल नॉलेज है, जो अपन मेडिसिन में पढ़ते हैं, उसको अप्लाई करना फॉर दी जडिशियल, मतलब कि जो केस सॉल्विंग है, कोर्ट है, लॉ है, इसमें अपन को मेडिकल नॉलेज का अप्लीकेशन, दैट इज फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद में क्या है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। इसकी और एक डेफिनेशन यहाँ पर दी है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद application of medical knowledge of established fact in civil and criminal legal केसेस, है ना। तो सिविल और जो क्रिमिनल केसेस है उसमें जो लॉ है उसको अप्लाई, मतलब कि जो मेडिकल साइंस है उसको अप्लाई करना, इट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड लीगल मेडिसिन। ठीक है, इसके अपन यहाँ पर वो देख लेते पर्याय जिसको बोलते हैं, इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, उसको लीगल मेडिसिन बोल सकते हैं, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसके साथ साथ फॉरेंसिक मेडिसिन इन साइंस, है ना। क्या क्या बोलेंगे इसको, लीगल मेडिसिन, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, फॉरेंसिक मेडिसिन इन साइंस। इसके बाद आ जाते हैं अपन अपना जो सेकेंड टॉपिक है, जो विधि वेदक, है ना। तो विधि का मतलब क्या होता है, कानून, विधि विधान, है ना। विधि विधान अपन बेसिकली बोलते हैं कानून जिसको बोल सकते हैं, और वेदक मतलब शास्त्र, शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र जिससे ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखते हैं विधि वेदक का तात्पर्य उस शास्त्र या ज्ञान की शाखा से है जिसमें वैदिक शास्त्र में विधि विधान कानून के योगदान का महत्व का संदर्भ है
है ना, कि जिस शास्त्र में जो कानून का वर्णन है, मतलब कि क्या, मतलब कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो उस पर कौन सी धारा लगेगी, उसको कौन सा दंड मिलेगा, ये सब उस शास्त्र में, जिस शास्त्र में लिखा गया है वो है विधिवेदक। ठीक है। इसके बाद में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है ना, इसका मॉडर्न देख लेते क्या है, लॉ एंड नॉलेज। जूरिस मतलब क्या हो जाएगा, लॉ, और प्रूडेंस मतलब नॉलेज। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस डील विथ नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। इसके बाद देख लेते हैं अपन, ये देखो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप क्या होता है, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप क्या होता है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मतलब कि डॉक्टर और पेशेंट का कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब कि रॉन्ग डायग्नोसिस तो नहीं होना चाहिए वहाँ पर, अननेसेसरी सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्रिमिनल एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ये रिलेशन होना चाहिए। आचरण शुद्ध हो, दुष्ट आचरण करे, अगर दुष्ट आचरण करता है, दुष्ट आचरण में क्या क्या आ जाएगा उसमें, देखो रॉन्ग डायग्नोसिक्स, अननेसेसरी सर्जरी और क्रिमिनल एबॉर्शन। डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्टर डॉक्टर में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करें, अपनी क्रिएटिज्म ना करे, है ना, तो कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करे, है ना, और एक दूसरे का सहयोग करे, सहारा करे। ठीक है। इसके बाद में डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप क्या होता है, यदि चिकित्सक के पास लाए गए पेशेंट के बारे में कोई शंका हो जाए, जैसे कि उसमें फूड पॉइजनिंग हो, है ना, तो किसी भी होटल या रेस्टोरेंट से हुई हो, या फिर होमोसाइडल या फिर सस्पेक्टेड होमोसाइडल इंजरी हो, तो उसको तुरंत उसको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। अगर मतलब मान लो कोई रेस्टोरेंट से फूड पॉइजनिंग हुई हो, तो वहाँ पर उसको पब्लिक अथॉरिटी को सूचना देनी है तुरंत कि भाई मतलब कि यहाँ पे जो फूड है वहाँ से पॉइजनिंग हो रही है। ठीक है। इसके बाद में अपन कुछ पुरानी व्यवस्था में चले जाते हैं, मतलब कि आचार्यों ने क्या कहा है इसके बारे में। आचार्य मनु को फादर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहा जाता है ना। मनु को क्या कहा जाता है, फॉरेंसिक इन इंडिया कहा जाता है, फादर ऑफ फॉरेंसिक इन इंडिया। इसके बाद में व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वेदक का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य शास्त्र में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य शास्त्र में व्यवहार आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद में व्यवहार आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस मतलब कि प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। व्यवहार आयुर्वेद का संक्षिप्त इतिहास, इसके बारे में क्या कहते हैं, देखो व्यवहार आयुर्वेद शब्द अवश्य नया है, परंतु इसका जो पूरा संदर्भ है ये अल्प प्राचीन काल से ही संपूर्ण भारतवर्ष में मान्य रहा है ना। तो बहुत ये तो शब्द तो नया है, लेकिन मतलब कि इसका जो वर्णन आया है वो पुराने समय से ही आया हुआ है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में सिंधु नदी घाटी में खुदाई के दौरान कुछ अवशेष यहाँ पर पाए गए हैं, जैसे कि कांसे और तांबे के हथियार पाए गए हैं, शिलाजीत जैसी औषधियाँ पाई गई है। इसके साथ साथ मतलब कि जो शवदान की विधियाँ होती है, पूर्ण शवदान, अवशेष, है ना, ये सब भी विधियाँ का वहाँ पर अवशेष मिलते हैं, है ना। दाह संस्कार का भी वहाँ पर वो मिलता है। इसके अनुभव लगा जा सकता है कि व्यवहार जो है वो संबंधित ज्ञान लोगों का था, मतलब कि व्यवहार से संबंधित ज्ञान लोगों को पहले से ही था। ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार रुद्र और वरुण देवता दंड देते हैं, है ना। अगर अपन हिस्ट्री में चले जाए तो ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है। ऋग्वेद में क्या कहते हैं कि रुद्र और वरुण देवता जो दंड देते हैं, है ना, जो भी क्राइम वगैरह करते थे उस टाइम पे उनको दंड देते थे। वरुण देवता पाप और पुण्य की समीक्षा करते हैं और यदि पाप पुण्य के साक्षी थे, है ना, तो वरुण देवता ही पाप और पुण्य की समीक्षा करते थे और यही पाप और पुण्य के साक्षी भी थे। और बृहस्पति जो थे वो पाप प्रतिरोध लेने के उत्तरदायी थे, है ना। झूठ बोलना वहाँ पर सबसे बड़ा पाप होता था, है ना।
ये समझ में आ गया, झूठ बोलना वहाँ पर सबसे बड़ा पाप होता था एंशियंट पीरियड में। इसके बाद में जो आता है मनुस्मृति में क्या लिखा है ना, आचार्य मनु को तो फादर ऑफ इंडियन फॉरेंसिक साइंस कहा गया है ना। मनुस्मृति में क्या कहा गया है, इनने जो है एक प्रॉपर सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। मनु पहले ऐसे परंपरागत राजा थे जिन्होंने देश को एक सुव्यवस्थित विधान दिया है ना। तो इनने एक व्यवस्थित विधान का संगठन यहाँ पर किया गया था। सबसे पहले ही मनु ने राजधर्म, प्रजा की रक्षा, दंड प्रावधान और 18 प्रकार के सामाजिक विवादों का वर्णन किया था। स्त्री पुरुष धर्म, मर्यादा आदि के विषय में भी वर्णन किया था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति में मतलब एक व्यवस्थित वर्णन आता है यहाँ पर, है ना। 18 प्रकार के सामाजिक विवाद का भी वर्णन इनने किया गया है। इसके बाद में विचार पूर्वक दिए जाने वाला दंड, दिया गया दंड प्रजा का कल्याण करता है एवं बिना विचार किए गया दंड समाज का सर्वनाश करता है ना। कि जो दंड दे रहे हैं वो सोच समझ के ही देना चाहिए। अगर सोच समझ के दंड नहीं दिया गया है तो वो समाज का सर्वनाश कर देता है। लोक व्यवहार में विवाद होने के दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो हिंसा और किसी का उपदान ना लौटाना या हड़प लेना, है ना। कि क्राइम के दो ही रीज़न हो सकते हैं, हिंसा और या फिर किसी से कर्जा ले लिया और उसको लौटा नहीं रहा है ना। तो ये दो उसके विषय हो सकते हैं। इसके बाद में कौटिल्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य शास्त्र हिस्ट्री में आता है कि इनने कैसे वहाँ पर इसमें कैसे वर्णन किया है। देखो, समाज और उसकी सुरक्षा के लिए कौटिल्य ने राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था का विस्तृत में वर्णन किया है ना। इसके बाद में इसे तत्कालीन विधि संहिता का दर्जा प्राप्त था, है ना। तो जो विधि संहिता जिसको बोल सकते हैं अपन, इसका दर्जा कौटिल्य शास्त्र को प्राप्त किया गया है। कौटिल्य शास्त्र मतलब ये चाणक्य से रिलेटेड है। इसने दंड संबंधित विधियों का भी वर्णन किया है ना। तो दंड वगैरह जो कैसे देना है, किस प्रकार के क्राइम में किस प्रकार का दंड देना है, ये सब इनने बताया है। दंड को प्रतिपादित करने वाले नीति ही दंड नीति कहते हैं, है ना। तो दंड जिसमें देना है उसी को, मतलब कि कैसी नीति अपनानी है, उसको दंड नीति कहेंगे अपन। कौटिल्य के समय चिकित्सा व्यवसाय एक व्यवस्थित रूप धारण कर चुका था, है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर रूप धारण कर लिया था कौटिल्य के समय। चिकित्सा ज्ञान का प्रयोग दंड प्रशासन में होता था, ठीक है। स्वाभाविक व संदिग्ध मृत्यु की अवस्था में शव परीक्षा की जाती थी और सजा दी जाती थी। तो जो इस टाइम पे पोस्टमार्टम वगैरह होता है उससे ही रिलेटेड बताया गया है कि वहाँ पर शव परीक्षा तक की जाती थी और जो मतलब कि जो क्रिमिनल होता था उसको दंड भी दिया जाता था। चरक ने, देखो चरक ने कैसे बताया है। चरक चिकित्सा में विज्ञान का मतलब कि चरक को चिकित्सा स्थान का क्या बोलते हैं, पितामह बोलते हैं, ठीक है। आयुर्वेद की प्राचीन संहिता में व्यवहार संबंधित विषयों का वर्णन किया है। चरक जी ने आयुर्वेद की जो प्राचीन संहिता है उसमें व्यवहार से संबंधित विषयों का वर्णन किया है। चरक ने भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों के निदान तथा लक्षणों का चिन्ह और उपचार का वर्णन भी किया है। इसके बाद में सुश्रुत जी ने क्या बताया है, बस ये लास्ट बचा है, सुश्रुत जी ने क्या बताया है। इसके बाद में इंडियन पीनल वगैरह ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सुश्रुत जी ने देखो क्या बताया है। सुश्रुत ने स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध, विवाह के योग्य आयु, विवाह के योग्य स्त्री पुरुष, गर्भाधान आदि विषयों का विस्तार में वर्णन किया गया। जल में डूबकर, गला घोटकर, दम घुटकर एवं फांसी लगकर मरने वाले लक्षणों पर उसकी चिकित्सा का भी उल्लेख इनने किया हुआ है, ठीक है। तो इसके समय शवजान या फिर शव परीक्षा व्यापार रूप
से की जाती थी, है ना। तो वहाँ पर भी शव परीक्षा का भी वर्णन किया गया है सुश्रुति में, ठीक है। इसके बाद में जो अपन मॉडर्न में यहाँ पर देख सकते हैं कि सन 1822 में क्या बताया गया है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एक प्रथम शाखा के रूप में स्थापित की गई। जो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको एक डिफरेंट ब्रांच बना दी गई, एक डिफरेंट शाखा बना दी गई, है ना। 1822 में 1822 में कोलकाता में पहला चिकित्सा विद्यालय शुरू हुआ, है ना, 1822 में। फिर 1835 में चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और न्यायशास्त्र का अध्ययन शुरू हो गया वहाँ पर, है ना। तो 22 में क्या बना, चिकित्सा विद्यालय बना, और 35 में उसको महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फिर 1925 में मद्रास में प्रथम आयुर्वेद 1925 में मद्रास में प्रथम आयुर्वेद विद्यालय, है ना। आयुर्वेद विद्यालय कब आया, 1925 में, ठीक है। और आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुर्वेद चिकित्सा न्याय शास्त्र के परिरूप व्यवहार आयुर्वेद में पाठ्यक्रम बने, है ना। इसके अंतर्गत फिर इसके बाद में फिर व्यवहार आयुर्वेद कैसे पढ़ाना है उसमें ये सब आया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस कोड, ये सब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।